गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भौतिकी कक्षा 12वीं की भौतिकी का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम कूलॉम के नियम का अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ आपके लिए, इसमें हम जो पहला लेसन है हमारा, इसमें हम केवल इंट्रोडक्टरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें इस पाठ को समझने के लिए ज़रूरी हैं, हम केवल उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, तो पाठ का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, मैंने लिखा नहीं ऊपर। तो इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। देखिए, ये पाठ हमारे पास है, ये है आपका स्थिर वैद्युतिकी का एक पोर्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये पाठ है इस स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट हमारे पास, इसका एक पोर्शन है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये है कि हमारे पास जो आवेश हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आवेश स्थिर होगा। ठीक है, और आवेश जो हमारे पास होता है उसके कारण कई चीज़ें होती है, जैसे उसके कारण देखिए विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसे हम पढ़ेंगे कि जो आवेश स्थिर अवस्था में होगा। दूसरा होता है इसके कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो ये सारी चीज़ें स्थिर वैद्युतिकी, मतलब इसमें हम आवेश को स्थिर मान के चलेंगे। ठीक है, आवेश गतिमान नहीं होगा, तो उसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है वैद्युत आवेश। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या है? जो हमारे पास मूल कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये इनका गुण है। जैसे इनका द्रव्यमान होता है वो उनका मूल गुण है ना, उसी तरह से इनका आवेश होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि विपरीत हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इनका आवेश है, न कि कोई और चीज़। ठीक है, तो इसी तरह जो अन्य हमारे पास आवेश हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण उनमें जिनके कारण है वो है उनका आवेश। तो वैद्युत आवेश एक तरह से क्या हो गया, ये इनका गुण है। ठीक है, तो चलिए, आवेश आप समझ गए हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। जिस तरह हम, हमारे पास द्रव्यमान है, हम उसको किलोग्राम में नापते हैं, इसी प्रकार आवेश को हम नापते हैं कूलॉम में। आवेश का मापन कूलॉम में किया जाता है। ये इसका ऐसा ही मात्रक है कूलॉम, यहाँ पे लिखा है मैंने कूलॉम, इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं आवेशों के प्रकार। तो आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, दो तरह के आवेश हैं। इसी तरह हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है, उसका मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश का जो मान है वो बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरह प्रोटॉन का आवेश है प्लस और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसे मास कहते हैं अंग्रेजी में, ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारे पास है 9.31 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन है, इसका द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा भारी है, इसकी घात 10⁻31 है, और घात माइनस में होगी तो उसका मान और कम होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के उदाहरण के लिए लिखे हैं मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, आवेश दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अब स्थिर वैद्युतिकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंतर्गत हम जो स्थिर आवेश है, आवेश गतिमान नहीं होगा। अगर आवेश गतिमान होगा तो उसमें उसके कारण धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। विद्युत धारा वाला पाठ है, तो उसमें वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होंगी। यहाँ पे जो आवेश आपके पास होगा वो स्थिर होगा, कि हम ऐसा मानेंगे कि दो बिंदु आवेश हैं, इस तरह, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इतनी दूर है, और इन दोनों के बीच की दूरी माना r है। तो दोनों आवेश हम हर कंडीशन में स्थिर मानेंगे। तो ये चीज़ है आपकी स्थिर वैद्युतिकी।
और इसमें हम विद्युत क्षेत्र, आवेशों के कारण लगने वाला बल, जो कूलॉम का नियम है वो बेसिकली यही बताता है कि दो आवेश हैं उनके बीच कितना बल लगेगा। इसी तरह वैद्युत विभव आगे है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके पास है आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ जो हैं कि किस तरह से किसी चीज़ पे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ये विधियाँ हैं, तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो पहला आपके पास है घर्षण द्वारा, जो मूल है आपकी, ठीक है, कि घर्षण द्वारा कैसे आवेश होता है, आवेश उत्पन्न होता है किसी चीज़ पे। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण, आप लोगों ने करा होगा नहीं करा होगा, लेकिन आप कर सकते हैं इसे, कि जब हम अपने बालों को कंघी से या फिर स्केल से, हम लोग स्कूल में करते थे कभी कभी जब छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो स्केल से बालों को रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे स्केल है इसको हमने बालों से रगड़ा, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे यहाँ पे इस तरह के टुकड़े हैं छोटे छोटे हमने रखे हैं। तो जब हम स्केल को कागज़ के पास ले जाते थे तो ये टुकड़े इस पर चिपक जाते थे, ये छोटे छोटे टुकड़े इस स्केल पे चिपक जाते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इस जो स्केल हमारे पास है या जो कंघी है प्लास्टिक की, उस पर कुछ आवेश आ जाता था बालों से। घर्षण द्वारा क्या हो जाता था कि बालों से घर्षण द्वारा कंघी पर कुछ आवेश आ जाता था। आवेश आना मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते थे, ठीक है। तो जैसे कुछ आवेश आ जाता था तो इस आवेश के कारण ये जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको आकर्षित करता था, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि कैसे ये पता चला कि दो तरह के आवेश हैं। जब शुरू में आवेश के बारे में चर्चा चली होगी तो उस समय इतनी जानकारी नहीं होगी कि आवेश कितने तरह के हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो उस समय सभी के जहन में ये बातें थी कि रगड़ के, घर्षण करके वस्तुएं प्रतिकर्षित करती हैं या आकर्षित करती हैं, हल्का हल्का नॉलेज रहा होगा। तो इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट हुए काफ़ी। तो एक एग्जांपल आप देखिए, ये यहाँ पे लिखा है रेशम का धागा, ठीक है, और इसके बीच है कांच की छड़ दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रखा है कि जो कांच की छड़ है उसको रेशम के धागे से, रेशम का कपड़ा है या धागा है उससे रगड़ते हैं, थोड़ी देर रब करते हैं। उससे ये होता है कि जैसे इस पर धनावेश आ रखा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कांच के छड़ पे क्या है, धनावेश है। तो ये धनावेश कैसे आया होगा, होता ये है कि माना ये आप एज्यूम करो कि ये टुकड़ा है रेशम का, ठीक है, और ये कांच की छड़ हमारे पास है, ये है कांच की छड़, ठीक है। अब इस कांच के छड़ को हमने इस कपड़े से रगड़ा, रेशम के टुकड़े से रगड़ा। तो उस केस में अगर कांच की छड़ पे धनावेश आता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे धनावेश का मतलब आप जानते हैं ना, धनावेश का मतलब ये रहता है, जैसे सोडियम पे धनावेश लिखते हैं हम, उसका मतलब क्या होता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो धनावेश का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ से आई होगी इस कांच के टुकड़े पे, वो इलेक्ट्रॉन इस कांच के टुकड़े से रेशम के कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस पे माना जितने 50 धनावेश आए तो ये मान सकते हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगी, किसमें, रेशम के कपड़े में। और कांच के जो छड़ है हमारे पास, कांच की छड़, उस पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसे हमने किससे दिखा रखा, धनावेश से दिखा रखा है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो कांच की छड़ को जब हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उस पर धनावेश आ जाता है, और हमने ये प्रयोग किया कि एक छड़ को जो सेम रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी उसे धागे से लटका दिया, ऐसे लटका दिया यहाँ पे, और उसके पास दूसरी छड़ लाए, और ये छड़ भी जो नीचे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसको भी हमने क्या करा है, उसी से रगड़ा हुआ है, उसी सेम कपड़े से रगड़ा है। तो जब हम दोनों को सेम कपड़े से रगड़ेंगे तो दोनों में सेम प्रक्रिया होंगी। अगर इस छड़ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, इसका मतलब दोनों पे क्या आएगा, समान आवेश आएगा। तो हमने देखा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगली कंडीशन, दूसरा प्रयोग किया गया, उसमें कांच के छड़ नहीं थी, उसमें थी प्लास्टिक की छड़। इसमें ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की छड़ थी और रेशम का धागा वही था, ठीक है, वही कपड़ा है। तो इसमें सेम प्रक्रिया अपनाई गई, प्लास्टिक की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, एक को हमने यहाँ लटका दिया और दूसरे को इसके पास लाए। तो हमने देखा कि इस पर भी
प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि दोनों पे समान आवेश आया। अब इसमें देखिए, इसमें ऋणावेश आया है, प्लास्टिक की छड़ पे आप देख रहे हैं क्या है, ऋणावेश आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब हमने रेशम के धागे से इस कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा होगा, तो रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, प्लास्टिक की छड़ में, तभी तो इस पर ऋणावेश रखा। जैसे आपने देखा Cl-, तो कुल Cl- का मतलब क्या था, Cl- का मतलब ये होता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, कहीं से आ रखा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसी प्रकार इस पर जो आपकी कांच की प्लास्टिक की छड़ है उस पर ऋणावेश आए हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस पर उससे इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं कहीं से, ठीक है। अगर हमने इसको रेशम के धागे से रगड़ा है तो इसका मतलब ये है कि रेशम के धागे से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में की छड़ में स्थानांतरित हो गए हैं, इस कारण से प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आ गया है। तो जब दोनों को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों क्या हैं, ऋण ऋण, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट है लास्ट वाला, इसमें क्या किया गया कि एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, दोनों को रेशम के अलग अलग टुकड़ों से रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है। तो जैसे हमने पहले देखा है, कांच की छड़ पे रेशम को रगड़ने से धनावेश आता है और प्लास्टिक की छड़ पे क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक धन है और एक ऋण है, और धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। और आवेश बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर इस पर धनावेश आया है तो इसने इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इससे इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में। अगर इस पर ऋणावेश आया है तो इससे इतने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से इस पर आ गए हैं, प्लास्टिक की छड़ पे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो तरह के आवेश हमारे पास हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, ठीक है। और इनका नियम ये है कि जब आवेश समान होंगे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दो केस समान आवेश के लिए हैं। और जब आवेश अलग अलग होंगे, एक धन है एक ऋण है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ से जो स्थिरवैद्युतिकी के दो नियम हमारे पास मिले, एक तो कि आवेश दो हैं और दूसरा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये दो नियम आपके पास मिले यहाँ से। अब अगली कंडीशन है कि प्रेरण द्वारा, जो ये तो था कि घर्षण द्वारा किस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो सकते हैं, अगली कंडीशन आपके पास क्या है कि प्रेरण द्वारा किस तरह से आवेश उत्पन्न हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी स्लाइड आगे होगी। हाँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास, देखिए ये जो आपके पास चित्र में दिख रहा है, इसमें हमारे पास एक चालक स्टैंड है, चालक रॉड है, जो ये AB लिखा है जिस पे, ये वाली रॉड आपकी चालक रॉड हो गई है, ठीक है। अब इसे हमने अटैच करा है किसी अचालक स्टैंड से। तो चालक और अचालक आप समझते हैं, चालक का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रभाव आसानी से हो सकता है, और अचालक जिसमें इनका प्रभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास चालक स्टैंड है, चालक लोहे का होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है ये वाला, है ना। और अब इस चालक के पास शुरू में आप समझिए कि ये A और B नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना देखिए कि चालक स्टैंड आपके पास है ये वाला। और अब हम क्या करते हैं कि चालक स्टैंड को एक जगह पर, इसको एक जगह पर रख देते हैं। अब इसके पास हम लाते हैं एक कांच की रॉड को, जिसे हमने किसी रेशम के धागे से, रेशम के कपड़े से रगड़ा होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास स्टैंड है, इसमें शुरू में, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जगह जगह वितरित हुए होंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम इस कांच की धनावेशित रॉड को इसके निकट लाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके एक सिरे पे, जहाँ पर हम धनावेशित ग्लास की रॉड को ले आए, वहाँ पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। और दूसरे सिरे पे उतना ही धनावेश आ जाता है। अब देखिए इस छड़ पे पहले से तो कोई धनावेश ऋणावेश था नहीं, है ना, ये तो साम्यावस्था में थी। इस पे जो नेट आवेश था वो शून्य था, नेट आवेश Q बराबर शून्य था पहले में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम ग्लास की रॉड को लाए, इसमें क्या हो गया, अभी भी नेट आवेश शून्य है उसमें, लेकिन इस तरह से धनावेश ऋणावेश एक तरफ इकट्ठे नहीं थे पहले।
अब इसमें धनावेश और ऋणावेश क्या हो गया, अलग अलग इकट्ठे, ऋणावेश यहाँ, धनावेश यहाँ। तो होता ये है कि जब हम इस धनावेश रॉड को यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं इसकी तरफ को, तो जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो चालक हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का चालन संभव होता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे धनावेश आता है। ठीक है, और जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होंगे उसी की संख्या में हम दूसरी तरफ क्या दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन में कमी। धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऋणावेश का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने इस चित्र में ये देखा कि जो चालक स्टैंड था उसमें प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ऋणावेश और धनावेश नहीं थे, लेकिन जब हम किसी आवेश को इसके पास लेंगे, धनावेशित वस्तु को इसके पास लेंगे, तो इसमें हमें ऋणावेश और धनावेश अलग अलग दिख जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आवेशन की प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो दो विधियाँ हमने पढ़ी कि आवेशन की, पहली विधि पढ़ी कि जिसमें घर्षण द्वारा आवेशन हो सकता है, और दूसरी विधि अभी पढ़ी हमने कि प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये थी आपके पास आवेशन की दो विधियाँ। अब ये नियम हम पढ़ चुके हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होते हैं और जो विपरीत आवेश हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार 1 नंबर के सवाल में पूछा भी जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये है कि जो आपके पास आवेश होगा वो हमेशा Q बराबर एन ई लिखा है ना, तो एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई है यहाँ पे मूल आवेश, जो ई हमने लिखा है उसे कहते हैं मूल आवेश। तो एक आप ये कह सकते हैं मूल आवेश का मतलब ये है कि अगर हम आवेश को, अगर हम कल्पना करें या देखें कि आवेश हैं आपके पास, बड़े बड़े आवेश हैं, तो आप देखें कि सबसे छोटा आवेश क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा आवेश है उसी को मूल आवेश कहा जाता है, और वो है आपका ई। ई सबसे छोटा आवेश है। ठीक है, इसी को मूल आवेश कहा जाता है। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और एन होती है आपकी पूर्ण संख्या। जो एन आपका होता है 1 2 3 4, इस तरह से एक पूर्ण संख्या होती है एन। ठीक है, एन कोई अधूरी संख्या नहीं हो सकती। अधूरी संख्या मतलब जैसे 0.5 या 0.2, जो भी आप कहें, तो एन ऐसी संख्या नहीं होती है, एन एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो इसका मान होगा आपका Q का मान, किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो हमेशा वो होगा आपका कितना, Q बराबर या तो 1E होगा या 2E 3E, इस तरह से होगा। तो इसे हम एक पंक्ति में ऐसा कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो E का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, आवेश ऐसा नहीं होगा कि 0.5E या फिर 1.2E, इस तरह का आवेश किसी भी चीज़ पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ये कहता है। और जो ई है मूल आवेश, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सबसे छोटा आवेश है। आवेश की अगर छोटी से छोटी मात्रा को देखें तो वो क्या है, ई है। ठीक है, और इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे हमने देखा घर्षण के दौरान क्या होता है किसी वस्तु पे धनावेश आता है, किसी पे ऋणावेश आता है। तो जिस पे धनावेश आता है वो इतना इलेक्ट्रॉन खोता है, दूसरी वस्तु को देता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमेशा पूर्ण रूप से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में आ गया और आधा रेशम के कपड़े में अटक गया। जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, अगर ये इसे देगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन देगा। इस कारण से जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो इस रूप में होता है आपका 1E 2E 3E 4E, जिस तरह से आप जितना आप कह सकते हैं इसे। चलिए, तो आवेश का क्वांटीकरण भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आवेश के बारे में हमें पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कूलॉम का नियम, जो पाठ का नाम भी है। ठीक है तो देखिए, कूलॉम के नियम को अगर हम आम भाषा में कहें कि ये नियम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम हमें बताता है कि दो आवेश हैं, दो या दो से अधिक आवेश हैं, तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा उसका मान कितना होगा।
तो ये हमें कूलॉम के नियम द्वारा पता चलता है। ठीक है, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो कूलॉम का नियम हमें यही बताता है कि दो आवेश, एक यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं Q1 Q2 दिखा रखे हैं, ये चाहे धनावेशित हों ऋणावेशित हों, इनके बीच कार्य करने वाला बल F, फोर्स को हम F से दिखाते हैं। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं Q1 Q2, यानी जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती हम आपको समझाया है कि अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं कि डायरेक्ट संबंध है। अगर Q1 Q2 बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, फोर्स का मान भी बढ़ेगा, आवेशों का मान बढ़ेगा तो उनके बीच कार्य करने वाला बल भी बढ़ जाएगा। इसी तरह पहला स्टेटमेंट ये है उसका। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी जो उनके बीच की दूरी है, r क्या है, दो आवेशों के मध्य की दूरी, कि दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बल है वो दूरी पे किस प्रकार डिपेंड करता है, कि दूरी अगर बढ़ जाएगी तो बल कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रकार दूरी अगर घट जाएगी तो उनके बीच कार्य करने वाला बल बढ़ जाएगा। अब हम इन दोनों, जो हमारे पास दोनों सूत्र हैं, उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² को। तो वहाँ से हमें मिल जाता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो ये आपका कूलॉम का नियम है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट K जोड़ते हैं। ठीक है, तो K कांस्टेंट हम जोड़ते हैं। अब जिसका मान, जो K कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, इसका मान माध्यम पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच क्या माध्यम है। जो आवेश आपने रखे हैं, क्या इनके बीच हवा है, या इनके बीच पानी में है ये दोनों आवेश, या फिर इनके बीच कुछ प्लास्टिक का मटेरियल ऐसा कुछ रखा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसका मान, K का मान। ठीक है, K का जो मान होता है इसके लिए कूलॉम के नियम में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे लिखा है K का मान आपका ये है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जिसका मान होता है, ये मान है निर्वात के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो इन दोनों के बीच माध्यम होगा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, K का मान। तो इन दोनों के बीच अगर माध्यम क्या निर्वात में है, दोनों हवा में है, निर्वात यानी हवा की अनुपस्थिति, या फिर हवा में आप कह सकते हैं, तो निर्वात में इसका मान इतना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये K का मान होता है, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, एक नया पद आया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है विद्युतशीलता। तो महत्वपूर्ण है ये पद, विद्युतशीलता समझना जरूरी है आपको। तो विद्युतशीलता है आपका, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, जैसे हमने किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, जैसे यहाँ पे जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि इन दोनों के बीच Q1 Q2 हैं, आवेश हैं, दोनों का अपना अपना आवेश है, तो प्रत्येक आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है, आगे हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर जो पदार्थ है बीच में, ठीक है, उसके द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताते हैं कि ये जो पदार्थ इन दोनों के बीच होगा, ये इस विद्युत क्षेत्र का कितना विरोध कर पाते हैं, ये बताते हैं विद्युतशीलता। जैसे हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ, तो जैसे देखिए विद्युतशीलता लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो विद्युतशीलता है, दो कंडीशन है, जैसे Q1 Q2 यहाँ पे दिखा रखे मैंने, दोनों के बीच H2 यानी जल है। तो जब दोनों के बीच जल होगा तो जो बल उनके बीच लगेगा वो 1/80 गुना होता है, किसका, कि जब इन दोनों के बीच हवा हो, मतलब दो आवेश हैं Q1 Q2, पहले इनके बीच हवा थी, हमने बल को कैलकुलेट करा, F आया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों आवेशों के मध्य Q1 Q2 के मध्य क्या किया, जल रखा। ठीक है, दूरी बराबर है, दूरी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इन दोनों के मध्य दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो जब हम इन दोनों के मध्य हवा रखते हैं, वायु रखते हैं, तो F का मान कुछ आया, F आया सपोज, और जब हमने इन दोनों के बीच जल रखा तो उसका मान F डैश आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये हमें मिलता है कि जो F और F डैश है उनमें 1/80 गुना का अंतर है, और कहाँ ज़्यादा है, जो हवा के बीच इनके बीच बल लग रहा है वो ज़्यादा है, और जो जल में उनके बीच बल है वो कम है। और कितना कम है, 1/80 गुना कम है।
तो इसका मतलब ये होगा, हमने देखा था कहाँ है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जल की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, वो वायु की विद्युतशीलता की 80 गुनी है। ठीक है, यानी जल की विद्युतशीलता ज़्यादा है। अब विद्युतशीलता ज़्यादा है तो यानी विरोध ज़्यादा करेगा वो, जो उनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है दो आवेशों के बीच। ठीक है, और बीच में माध्यम क्या है, जल। तो इस जल की विद्युतशीलता 80 गुनी ज़्यादा है, जबकि हवा की विद्युतशीलता 80 गुना कम है। किसकी तुलना में, जल की तुलना में। तो इसका मतलब जो जल है वो विरोध करेगा, विरोध करेगा यानी बल कम लगेगा। तो Q1 Q2 के बीच जो बल लग रहा है वो कम है, और कितना कम है, 80 गुना कम है। तो वो किस कारण है, वो है विद्युतशीलता की कारण। तो विद्युतशीलता ये चीज़ है। ठीक है, तो कूलॉम का नियम हम समझ चुके हैं। तो कूलॉम के नियम को इस तरह से लिखते हैं, फाइनल जो नियम इस तरह लिखेंगे आप उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये कूलॉम का नियम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, देखो इसका मान आपको पता है 9 × 10⁹ किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। और दूसरा क्या है, Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 आपको दिया होगा कि दो आवेश हैं, इनका मान इतना है, एक का मान 2 कूलॉम है या एक का मान 4 कूलॉम है, 2 कूलॉम और 4 कूलॉम। अब ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका मान क्या होगा। तो कूलॉम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, अब वो बल आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि किसका होगा। अगर दोनों आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों आवेश विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा। ये बल कितना होते हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच जो दूरी होगी r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको दोनों को अलग अलग समझा रखा है। F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा है F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को कंबाइन करके इस तरह से सूत्र बन गया आपका, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, K वहाँ पे जोड़ा और लास्ट में K का मान रख दिया, तो फाइनल सूत्र इतना बन जाता है। तो ये आपका फाइनल सूत्र है कूलॉम के नियम का। ठीक है, जो क्या है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, इसे हमने कहा विद्युतशीलता, या एक तरह से कि जो इनके बीच माध्यम है वो विरोध, उसको कितना विरोध दर्शाता है, उसे हम विद्युतशीलता के रूप में समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है जिसे आपने समझना है, वो है विद्युत क्षेत्र क्या है। तो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, आज की वीडियो का। तो विद्युत क्षेत्र हम समझते हैं। विद्युत क्षेत्र को देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पहले, तब आप विद्युत क्षेत्र समझें। विद्युत क्षेत्र मतलब एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड। ठीक है, एक लिमिट तक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, छोटा सा चित्र है। तो ये चित्र बहुत कुछ नहीं कह रहा है, ये चित्र कह रहा है सीधे सीधे कि एक आवेश Q है, आपने यहाँ पे रखा है उस Q को। ठीक है, तो उस आवेश Q के निकट कुछ दूरी तक, माना इतनी दूरी तक, अगर हम किसी आवेश को लाते हैं, जो मैंने स्मॉल Q से दिखा रखा उसे, तो अगर ये आवेश बल का अनुभव करते हैं, ठीक है, तो देखिए आवेश तो यहाँ है, इतनी यहाँ पे बीच सेंटर में है ना, आवेश यहाँ पे है, और हमने ये Q यहाँ रखा है, और अगर ये बल का अनुभव करते हैं तो किस कारण करेगा, कि ऐसा क्या है, आवेश तो यहाँ रखा आपने सेंटर में, और बल कहाँ लग रहा है, इतनी दूर, यहाँ पे बल लग रहा है, आवेश यहाँ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो उसे परिभाषित किया गया विद्युत क्षेत्र के रूप में, कि जो आवेश हमारे पास Q है, प्रत्येक आवेश है, उसका एक अपना क्षेत्र होता है, जहाँ तक जिस क्षेत्र किसे कहते हैं, कि जहाँ तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उसे इसका विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो वो आवेश के मान पे डिपेंड करता है कि किसका विद्युत क्षेत्र कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। अब इसे गणितीय रूप में कैसे समझते हैं, तो इसका मान होता है E बराबर, E से दिखाते हैं इसे, और वो होता है F/Q, यानी जिस आवेश को हम इसके निकट लाएंगे Q को, उसके मान से इन दोनों के बीच लगने वाला, इस और इसके बीच, क्योंकि दोनों आवेश हैं एक दूसरे के नज़दीक हैं, माना इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इनके बीच बल काम करेगा, जिसे हम कूलॉम के नियम से समझते हैं, F बराबर
1/4πε0 एक आवेश Q है, दूसरा स्मॉल q है, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r², r उनके बीच की दूरी है, तो इतना इसका मान आएगा। और जब हम इसमें से स्मॉल q को डिवाइड कर देंगे, किसमें, बल से स्मॉल q को भाग दे देंगे, तो E आपके पास इतना बच जाते हैं, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, F/Q, F का न्यूटन, Q का कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम, तो E का मान आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलॉम। तो ये है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ठीक है, और इसे इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं। और जो आपके आगे के डेरिवेशन होंगे वो इसी सूत्र पर आधारित होंगे, उसके लिए हमें 1-2 कॉन्सेप्ट और पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे ही उसे हमने कैलकुलेट करना है इसी तरह से, ठीक है। तो कोई आवेश अगर Q आपके पास प्लस Q है, तो हम ऐसा उसे समझा गया है कि इस आवेश के चारों तरफ कुछ बल की रेखाएं होती हैं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जिन्हें जो बाहर की तरफ जाती हैं इस आवेश से बाहर की तरफ। और इन्हीं विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं जो मैंने दिखा रखी हैं ऐसे, ये हैं इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं, तो इन्हीं के कारण इसका क्षेत्र बनता है। और जहाँ तक ये बल रेखाएं जाएंगी, जहाँ तक ये बल रेखाएं जाएंगी ये वाली, वहाँ तक उसका क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम ये बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो हमने शुरू विद्युत आवेश के बारे में समझा कि विद्युत आवेश क्या था, ठीक है, 2 तरह के आवेश आपके पास थे, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर हमने उदाहरण के तौर पे आवेशों का मान देखा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, साथ ही उनका द्रव्यमान भी देखा। उसके बाद हमने समझा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जो आवेश स्थिर होगा उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत बल, तो इन सब चीज़ के अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। फिर हमने देखा कि आवेशन की विधियाँ क्या हैं, किस तरह से हम किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो 2 विधियाँ थी, घर्षण और प्रेरण द्वारा, ठीक है। फिर वहाँ से हमें नियम पता चला कि समान आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। फिर आपने समझा आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि किसी भी वस्तु पे आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है, ठीक है, हमेशा पूर्ण रूप में होता है, 1E 2E इस तरह से 3E जितना पॉसिबल आप पे है, ठीक है। और वहाँ से हमने देखा कि E क्या है, मूल आवेश है, कि अगर आप आवेश को कल्पना करें कि छोटा से छोटा आवेश क्या होगा, तो वो है E, ठीक है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ठीक है, E का मान, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश भी है, लेकिन वो कितना है, ऋण में है इतना, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरह प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही है, लेकिन वो कैसा है, धनावेशित है, ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा कूलॉम का नियम जो हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से, और फिर हमने देखा विद्युत क्षेत्र क्या है। तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आज का, और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कल से हम विद्युत बल रेखाएं और द्विध्रुव और उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो जिसमें 2-4 डेरिवेशन भी शामिल होंगे।